बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और अहम मौजू पे बात करेंगे, वो कि टाइफाइड के बिगड़ने की क्या वजूहात हैं इस वक्त और उसके आराम ना आने की क्या वजूहात हैं। क्योंकि बहुत से पेशेंट हमारे पास पिछले दिनों से रिपोर्ट हो रहे हैं, बच्चे जिनको 2-3 माह से बुखार है लेकिन वो ठीक नहीं, रिजॉल्व नहीं हो रहे इनकी सिम्टम। और जब इनकी इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनको अक्सर को टाइफाइड या एंटेरिक फीवर जो है वो रिपोर्ट हुआ कि ब्लड कल्चर रिपोर्ट के साथ। और ब्लड कल्चर रिपोर्ट भी बड़ी स्पेसिफिक रिपोर्ट थी, जिसमें अक्सर दवाइयों के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस थी। यानी रेजिस्टेंस से मुराद क्या है कि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है उसमें से अक्सर दवाइयाँ जो आम रूटीन में इस्तेमाल हो रही हैं, एंटीबायोटिक्स ख़ास तौर पे, उनमें अक्सर के रेजिस्टेंस यानी उनसे आराम नहीं आ सकता था उनको। अब इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार इस चीज़ का कौन है? उसमें वालिदैन के साथ साथ डॉक्टर्स। और मेरा ख्याल ये है कि वालिदैन से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे ज़िम्मेदार हैं इसमें। और ख़ास तौर पे वो डॉक्टर्स जिनको बिल्कुल टाइफाइड की बीमारी के मतलब सिर्फ नाम टाइफाइड से मतलब उसकी कोई सिम्टम का तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि टाइफाइड में एंटीबायोटिक्स की डोज कितनी देनी है और कौन सी दवाइयाँ इस वक्त इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी अक्सर वालिदैन की है कि अगर डॉक्टर ने उसको दवाई सही, एंटीबायोटिक की डोज सही लिखी भी है तो हम पूरे अंदाज यानी दवाई की मकदार जितनी देनी चाहिए वो हम इस्तेमाल नहीं करते। एक शरबत ले आए, वो ला के इस्तेमाल कर लिया, वो ख़त्म हो गया, तो वो उसके बाद अगला बिल्कुल जो है कि इस्तेमाल नहीं, यानी दवाई पूरी करने के लिए नया सिरप ही नहीं खरीदा। तो ये इसमें सबसे बड़ी वजह इस वक्त डॉक्टर्स की लाइलमी भी है, जिनको ये पता ही नहीं है कि किस दवाई की कितनी मकदार। उसके बाद उसमें वजह है कि अगर एंटीबायोटिक देते भी हैं तो बहुत मिनिमम डोज जो है कि जिससे आम इन्फेक्शन भी कंट्रोल ना हो सकें। और टाइफाइड की डोज तो बहुत ज़्यादा है एंटीबायोटिक्स की। और इस वक्त इसी वजह से MDR जिसे हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और XDR एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस टाइफाइड जो है ना कि वो रिपोर्ट हो रहा है। यानी उसमें जो आम इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स में सिफ्रिक्साइन या सेफ्ट्राइक्सोन है उनको भी रेजिस्टेंस है। और फिर उसके बाद क्विनोलोन जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह हैं, उनको भी रेजिस्टेंस आ गई है। और अब इस वक्त सिर्फ 2 एंटीबायोटिक्स जो अक्सर ब्लड कल्चर में आ रही हैं वो एजिथ्रोमाइसिन या कार्बापेनेम हैं। एजिथ्रोमाइसिन अभी भी सस्ती है कि वो ओरली और IV दोनों इस्तेमाल में वो अवेलेबल हैं, टैबलेट्स में भी हैं, सीरप में भी है, इंजेक्शन में भी है। लेकिन कार्बापेनेम जो है इस वक्त बहुत कॉस्टली है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें एजिथ्रोमाइसिन को भी रेजिस्टेंस है, तो उनके लिए सिर्फ कार्बापेनेम इस वक्त जो है कि वो बचता है। और वो बहुत कॉस्टली है। अगर एक 10-15 किलो का बच्चा या 3-4 साल का बच्चा है तो उस पर आप ये समझें कि उसको कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए कार्बापेनेम कम से कम 1 हफ्ते से 10 दिन तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर दूसरा ख्याल रखें कि जब भी एंटीबायोटिक की डोज़ लिखें तो डॉक्टर्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो डोज़ पूरी टाइफाइड के लिए जितनी ज़रूरी है, जैसे एजिथ्रोमाइसिन है तो उसकी 20 मिलीग्राम पर केजी, 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से रिक्वायर्ड है और कम से कम उसको 7 दिन तक देनी चाहिए। तो यह है कि वालिदैन को चाहिए कि वो भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक डोज पूरी इस्तेमाल करें, ताकि ये ना हो कि आखिरकार ये दवाइयाँ भी जो हैं कि जो भी कुछ रिस्पांस दे रही हैं, ये रिस्पांस दें नहीं हैं, वो भी ख़त्म हो जाएँ, उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस हो जाए। तो वालिदैन से गुजारिश है कि वो डॉक्टर की हिदायत पर भी, और डॉक्टर्स से भी गुजारिश है कि वो दवाई पूरी लिखें और इसका बाकायदा इल्म हासिल करें कि कितनी मकदार इन बीमारियों के अंदर ज़रूरी है। और उस वजह से ये हो रहा है कि बहुत से बच्चे 3-4 माह से बीमारियों का शिकार हैं, टाइफाइड का शिकार हैं। और फिर बाज़ का उनको यह है कि उनकी सेहत डाउन हो रही है, आराम नहीं आ रहा और बच्चे ढीले हैं, वालिदैन के पैसे खर्च के वालिदैन मुसलसल परेशान हैं। शुक्रिया।